गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने राजस्थान का सामान्य परिचय ले लिया था, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ले लिया, राजस्थान की उत्पत्ति। 3 टॉपिक हो गए हमारे। इनको सीधा बैठाइए, सीधा शांति से सीधा बैठिए। हाँ जी, हाँ कैसे लिखवाए ना? अच्छा, नोट्स में नहीं लिखवाए क्या? वो भी लिखवा दूंगा। नोट्स में लिखवा रखे हैं स्थान कौन कौन सा है? चलिए, 2-4 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ही जवाब देना है। पुराने वाले स्टूडेंट एकदम शांति। नए स्टूडेंट्स में से देना है, पुराने वालों को तो सबको आ रहा है। नए स्टूडेंट्स में से कौन इसका आंसर देगा? 4 मैंने लिखा है। राजस्थान का दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। चारों अच्छी बहुत बार पढ़ लिए अपने, बिल्कुल नॉर्मल है। कौन देगा इसका आंसर? कौन देगा इसका आंसर? नए स्टूडेंट्स में से कौन देगा इसका आंसर? राजस्थान के दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। कौन देगा इसका चारों का आंसर? कौन देने वाला है नए स्टूडेंट्स में से? कोई नहीं दे रहा आंसर। नए स्टूडेंट्स में से दीजिए। चलिए, पुराने स्टूडेंट्स में से दीजिए। पुराने वाले देंगे आंसर, और पुराने वाले ने अगर गलत आंसर दिया तो कान पकड़ के सॉरी मांगना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि आपने साल भर मतलब 5-6 महीने पढ़ लिया और फिर भी प्राइमरी से जो गलत करो तो कान पकड़ के सॉरी फिर करना पड़ेगा। कौन दे रहा? पुराने में से दीजिए। तुम बताओ भाई। दक्षिण पूर्व का? अच्छा चलो आगे, तीन और बताओ। पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, मरुस्थल का हो गया जोधपुर। ये आपने गलत आंसर दिया। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार चित्तौड़। चित्तौड़ देखिए, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, साउथ ईस्ट हड़ौती क्षेत्र। साउथ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहाँ है? चित्तौड़। नक्शा सामने पड़ा है। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार चित्तौड़। ये आंसर आपने गलत दिया। चलो 3 आ रहे हैं तो अपने आप सही हो गया, क्योंकि चौथा अपने आप मिल जाता है, तो इसलिए आपको 100% मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नए स्टूडेंट्स भी पढ़ने जगह करके मैंने आपको कहा है, बार बार कह रहा हूं, यहां आपका 2 घंटा व्यर्थ है अगर आपने घर पे जाके 2-3 बार 4 बार रिवाइज नहीं किया सेम डे। अगले दिन आपका 20% मैटर दिमाग में रहेगा, 3-4 दिन बाद में मैटर सारा गायब हो जाएगा। व्यर्थ है, फिर 0 दूर बराबर। रोज जो क्लास में 2 पन्ने लिखे जाते हैं, वो यहाँ 1 घंटा पढ़ रहे हो आप जीके, 1 घंटा दिमाग में निरंतर वही चल रहा है, फिर 2 घंटे 3 घंटे आप उसी मैटर को अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हो, मैटर दिमाग में बैठ जाएगा, 60, 70, 80% बैठ जाएगा।
बाद में आप बार बार रिवीजन करोगे, मैटर तैयार होता जाएगा। आपने घर जाकर के छोड़ दिया तो दूसरे दिन वो आधा गायब हो गया, तीसरे दिन चौथाई गायब हो गया, चौथे दिन टोटल गायब हो गया। फिर आपका यहाँ 1 घंटे बैठा हुआ क्या हुआ, व्यर्थ चला गया। तो व्यर्थ मत बजा, जब यहां आकर के समय खर्च कर रहे हैं तो समय का सही सदुपयोग कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं। अले एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं। पुराने नए वालों को देना है, अभी पुराने वालों को सबको आ रहे हैं। बोलिए मत। नए वाले स्टूडेंट में से कौन देगा इसका आंसर? कौन, तुम दे रहे हो क्या? स्वर्ण नगरी कौन सा आएगा? जैसलमेर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर। स्वर्णद्वीप जालोर। स्वर्ण उत्पादक जिला है बांसवाड़ा, घाटोल, आलमपुर गुतिया, रामपुर गुतिया, घाटोल, बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे ज्यादा सोने के भंडार। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। नए वाले स्टूडेंट्स को बताना है इन चारों भौगोलिक खंडों में सबसे छोटा भौगोलिक खंड कौन सा है? सबसे छोटा भौगोलिक खंड कौन सा है? दक्षिण पूर्व का पठार। सबसे छोटा भौगोलिक खंड कौन सा है? दक्षिण पूर्व। सबसे नया भौगोलिक खंड कौन सा है? सबसे नया भौगोलिक खंड कौन सा है? पूर्व का मैदान। पूर्व का। सबसे पुराना भौगोलिक खंड कौन सा है? और राजस्थान के इस भौगोलिक खंड के निर्माण का क्रम क्या रहा है? यही जो लिखा हुआ है, सबसे पहले अरावली, दक्षिण पूर्व का पठार, थार मरुस्थल, पूर्व का। ये निर्माण का क्रम है, चारों भौगोलिक खंडों के निर्माण का क्रम है। चलिए आपका टेस्ट हो जाएगा कल। एक बार वर्ल्ड का मैप निकाल लो थोड़ा। आज राजस्थान के भौगोलिक विभाजन स्टार्ट कर देते हैं। वर्ल्ड का मैप निकाल लो। ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का। हाँ यस। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन 2 मिनट यहां लिख देता हूं। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन राजस्थान का भौगोलिक विभाजन शांत के रखिए भाई है। इसमें तो ये आया हुआ है ना, फिर 2 मिनट समझाना है, उसके बाद में फिर यहां से
राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। तो देखिए राजस्थान को जो है वो 4 खंड, वी एन मिश्र, क्या नाम था डॉक्टर मिश्र का? वी एन या वी एस मिश्र, वी एन मिश्र ने जो है राजस्थान को जो है वो 7 भौगोलिक खंडों में बांटा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके विभाजन को स्वीकार नहीं किया। फिर राजस्थान में उदयपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था एच.सी. सक्सेना, एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। इस हरिमोहन सक्सेना ने जो है वर्षा और दूसरा आधार क्या लिया? वनस्पति। वर्षा और वनस्पति के आधार पर राजस्थान को कितने भौगोलिक खंडों में बांटा है? 4 भौगोलिक। तो वीसी मिश्रा है, हाँ वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक खंडों में बांटा था, परंतु राजस्थान सरकार ने इसके विभाजन को स्वीकार नहीं किया। बाद में उदयपुर के प्रोफेसर थे हरिमोहन सक्सेना, इन्होंने राजस्थान को वर्षा और वनस्पति के आधार पर 4 भौगोलिक खंडों में बांटा है। जो अपन ने पढ़ा है अभी, एक भौगोलिक खंड थार आया है, एक भौगोलिक खंड जो है वो अरावली आया है, एक भौगोलिक खंड जो है वो पूर्व का मैदान आया है, और एक भौगोलिक खंड क्या आया है? दक्षिण पूर्व का पठार आया है। दक्षिण पूर्व पठार, जिसको हमने हड़ूती पठार भी कहा है। ये 4 भौगोलिक खंड किसने बांटे हैं? हरिमोहन सक्सेना। अब हम एक एक भौगोलिक खंड का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला भौगोलिक खंड हमारे पास में आ रहा है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान, तो सबसे पहले तो आता है कि हमारे यहाँ जो थार रेगिस्तान है, सबको पता है इसकी उत्पत्ति किससे है? अभी अपने कल पढ़ा है किससे हुई है? तैतीस सागर, कल ही तो पढ़ा है। थार रेगिस्तान तैतीस सागर का हिस्सा है, सिंधु मैदान का हिस्सा है, प्लेस्टोसिन काल के अंदर बना है। कल ही पढ़ा, ये थार रेगिस्तान किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का हिस्सा है। पुराने जमाने में अपन ने पढ़ा था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अंगारा और गोंडवाना के बीच में जो भूमि है उसका नाम क्या है? तैतीस सागर। तैतीस सागर से जो है वो थार रेगिस्तान बना है। पहला पॉइंट तो ये। अब हमारे सामने आता है कि जो तैतीस सागर सूखा और रेगिस्तान बना, तो क्या रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान में बना या पूरे विश्व के कई और देशों में भी बना? ये देखिए अपने सामने जो है राजस्थान है, और ये अरावली पर्वतमाला है, ये थार रेगिस्तान है। ये थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जो है राजस्थान के अंदर है। राजस्थान से नीचे जाएंगे तो गुजरात में है। सर्वाधिक कहां पे है? राजस्थान में। नंबर 2 कहां पे? गुजरात में। नंबर 3 कहां पे है? हरियाणा में। और सबसे कम कहां पे है? पंजाब। यानी जो हमारा थार रेगिस्तान है वो भारत के 4 राज्यों में है। इसका 62% हिस्सा राजस्थान में है, बाद में यह सर्वाधिक गुजरात के अंदर है, उसके बाद सर्वाधिक हरियाणा में है, और सबसे कम रेगिस्तान जो है वो कहां है? पंजाब। 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल माना गया। लेकिन अब आता है कि तैतीस सागर सूखा रेगिस्तान बना, तो क्या ये रेगिस्तान इतना सा ही बना था या और भी बना? तैतीस सागर सूखा तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था, तो रेगिस्तान भी बहुत लंबा चौड़ा बना होगा। तो राजस्थान से में तो इधर से अपने गुजरात आ गया, इधर से पंजाब आ गया, इधर हरियाणा गया, इधर आएंगे तो क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा। तो हमने इस रेगिस्तान को क्या नाम दिया? थार। पाकिस्तान जाति इस रेगिस्तान का नाम क्या हो गया? चोलिस्तान। तो ये देखिए हमारा नक्शा है, कहा इंडिया का नक्शा, ये रहा, ये रहा हमारा यहाँ थार रेगिस्तान। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, और ये थार रेगिस्तान है यहाँ पर। ये इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आएंगे। अरे सॉरी, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, छोटा हो गया बॉडी। बस बस, अब बस इतना।
ये ये आ गया अपना प्रायद्वीपीय भारत, ये आ गया भारत, ये इधर आ गया थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान ये पूरा का पूरा राजस्थान का बेल्ट है, और राजस्थान का इधर का क्षेत्र थार रेगिस्तान। राजस्थान से ये कहां गया? पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आते इसका नाम क्या होगा? चोलिस्तान। पाकिस्तान से कहां गया? ईरान के अंदर। ईरान में इसका नाम क्या होगा? नेफर। ईरान से इराक होते हुए ये क्या चीज है? अरब प्रायद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब समझते हैं जिनके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। ये चारों तरफ इसके पानी है। संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में कौन सा रेगिस्तान है? सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, रब अल खाली रेगिस्तान। फिर ये लाल सागर आ गया, ये भूमध्य सागर। ये बार बार अपने आएगा, मावट से पढ़ेंगे। मावट कहां से आती है? भूमध्य सागर से आती है। ये भूमध्य सागर, और ये है लाल सागर। और भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में क्या है? सुएज नहर है। सुएज नहर। तो रब अल खाली रेगिस्तान से फिर अपन कहा गए अफ्रीका, ये लिखा हुआ अफ्रीका। संसार में सर्वाधिक डेजर्ट्स कहां है? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में हम जाएंगे तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या नाम है? सारा रेगिस्तान। उसके बाद में कालाहारी रेगिस्तान, ऐसे 3-4 रेगिस्तान अफ्रीका में बड़े। तो ये हमारा जो थार का रेगिस्तान है, ये कोई अकेला टैथी सागर से नहीं हुआ। टैथी सागर से जो है ये यहां से लेकर के यहां तक रेगिस्तान उत्पन्न हुआ। टैथी सागर सूखा तो जो रेगिस्तान बना उसका नाम था ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स। तो ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स कहां से आ रहा था? अफ्रीका से आ रहा था। अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? सहारा का रेगिस्तान, कालाहारी का रेगिस्तान। अफ्रीका से लाल सागर होते हुए कहां गया? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में कौन सा रेगिस्तान है? रब अल खाली रेगिस्तान। अरब प्रायद्वीप से वो इराक होते हुए ईरान आ गया। ईरान में कौन सा रेगिस्तान है? नेफद रेगिस्तान। ईरान से फिर आ गया पाकिस्तान, क्या नाम हो गया? चोलिस्तान। और पाकिस्तान से आ गया भारत, राजस्थान, नाम क्या हो गया? थार रेगिस्तान। तो इस द ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स के अलग अलग स्थानों पर क्या हो गए? अलग अलग नाम हो गए, अलग अलग नाम हो गए। था ये एक ही रेगिस्तान, और ये सारा रेगिस्तान जो है वो टैथी सागर के सूखने से बना। तो थार रेगिस्तान की उत्पत्ति प्राचीन टैथी सागर के सूखने से हुई है। टैथी सागर सूखा तो द ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स बना। और इस ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स का ये कौन सी डायरेक्शन आएगी? ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिम दिशा पर ने बार बार पढ़ा है, ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है। तो थार रेगिस्तान ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स का क्या है? पूर्वी हिस्सा है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स का पूर्वी हिस्सा है, जो सर्वाधिक कहां फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। इस राजस्थान में थार रेगिस्तान का जो है वो 62% हिस्सा है। बाकी 38% हिस्सा में जो है, अगर वो क्रम पूछ ले रेगिस्तान के विस्तार का क्रम क्या है, तो राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा है, और फिर पंजाब है। 62% राजस्थान में, यानी सर्वाधिक राजस्थान में है, और सबसे कम कहां पर? ये पंजाब के अंदर। तो थार रेगिस्तान जो है वो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये 4 राज्यों में फैला है। तो द ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्व हिस्सा है। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिए क्योंकि बाद में बार बार अपने आएगा। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका के ऊपर क्या है? ये यूरोप। ये लिखा है EUROP, यूरोप। और ये AFRIC, अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या चीज है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से नीचे आएंगे तो अफ्रीका है, भूमध्य सागर से ऊपर जाएंगे तो यूरोप है। और भूमध्य सागर से जो है सुएज नहर द्वारा हम कहां गए? लाल सागर में आ गए। और लाल सागर से जो है फिर हम कहां आ गए? लाल सागर से अरब प्रायद्वीप होते हुए कहां गए? अरब सागर के अंदर। और अरब सागर में आते ही हम कहां गए? भारत के अंदर। अरब सागर में आती कहां गए? भारत के अंदर। आपने पता होगा भारत को किसने खोजा था शुरू में? वास्को डी गामा, पुर्तगाल का था यात्री वास्को डी गामा। तो उस समय सुएज नहर बनी हुई नहीं थी। वास्को डी गामा 1498 के अंदर जो है वो केरला में आ गया था, कालीकट के अंदर। तो वास्को डी गामा कहां से स्टार्ट हुआ था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल कहां है? यूरोप के अंदर। वो पुर्तगाल से स्टार्ट होकर के यूं चक्कर निकाल रहा है। यूं चक्कर निकालते निकालते ये स्थान जो अफ्रीका का टिप है, इसको कहते हैं आशा अंतरिक्ष।
इसका चक्कर निकालते निकालते वो कहां पहुंचता है? भारत पहुंचता है। कालीकट कितना लंबा रास्ता है। फिर 1877 के अंदर एक फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसका नाम था फर्निडेंट। इस फर्निडेंट के अंदर ये जो देश है मिस्र, इस मिस्र देश के अंदर उसने एक नहर बना दी, भूमि को तोड़ करके। उस नहर का नाम क्या रखा? सुएज नहर। तो अब क्या क्या यूरोप से, जैसे पुर्तगाल का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का, कोई भी व्यक्ति यूरोप से अगर भारत आना चाह रहा है तो पहले तो वो घूम के आ रहा है। अब यूरोप से सीधा भूमध्य सागर में आया, भूमध्य सागर से सुएज नहर को पार किया, सुएज नहर को पार करते ही लाल सागर में आ गया, और लाल सागर से जो है फिर सीधा ये कहा गया? अरब सागर में होते हुए भारत आ गया। तो 1877 में जब अंग्रेजों ने सुएज नहर बना दी तो उसके बाद में अंग्रेजों के लिए भारत पर पकड़ रखना क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। पहले तो अंग्रेज जितने सारे घूम करके आते थे, अब अंग्रेज सेना आ रही है मान लो इंग्लैंड से, ये सारा यूरोप है, ब्रिटेन यहीं पर है, फ्रांस यहीं पर है, जर्मनी यहीं पर है, उनको इंडिया आना है। फट से ये भूमध्य सागर में आए, सुएज नहर को पार करके लाल सागर में आ गए, और लाल सागर से अरब सागर से होते हुए कहां गए? भारत आ गए। 1400 नॉटिकल माइल, पानी के अंदर डिस्टेंस मानते हैं, नॉटिकल माइल के अंदर 1400 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस कम हो गया। तो अंग्रेजों ने जब तक भारत पर कब्जा किए रखा तब तक सुएज नहर को अपने पास रखा। जब उन्होंने भारत छोड़ दिया फिर भी अंग्रेजों ने सुएज नहर, क्योंकि व्यापार भी तो इसी से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता पड़ रहा है। अब क्या है कि मिस्र चाहेगा कि ये तो हमारी नहर है, हम अपने देश में लेंगे तो कोई जाएगा तो उससे टैक्स लेंगे। 1956 में जो है, 1956 तक अंग्रेजों ने इस नहर को अपने पास रखा। 1956 में मिस्र का राष्ट्रपति था जिसका नाम था कर्नल नासिर। कर्नल नासिर ने ब्रिटेन को धमकी दी कि ये सुएज नहर जो है वो हमारे देश के अंदर है, हमारी मर्जी से चलेगी, और अगर आप जाना चाहते हो तो हमें टैक्स दो के जाओगे। ब्रिटेन के अंदर और मिस्र के अंदर युद्ध की हालात बन गया। उसमें वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ ब्रिटेन और अमेरिका थे, तो दूसरी तरफ कौन था? रशिया था। रशिया भी बहुत जबरदस्त पावरफुल था, राज भी पावरफुल है वैसे रशिया। रशिया ने धमकी दी अमेरिका को और ब्रिटेन को, आपने अगर इस सुएज नहर को नहीं छोड़ा तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। उसके दबाव में फिर डर करके ब्रिटेन ने इस नहर को छोड़ा, क्योंकि ये नहर भारत के लिए बहुत आसान थी। अंग्रेजों का सबसे लाभकारी उपनिवेश कौन था? भारत। अंग्रेजों का जितना व्यापार होता था, जितना प्रॉफिट होता था, उसका 70-80% प्रॉफिट तो केवल इंडिया देता था, बाकी तो छोटे छोटे देश थे। तो वो प्रॉफिटेबल था इंडिया, इसलिए छोड़ना चाहता ही नहीं था। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर जॉन एटली। 1953 में वो भारत आया था, कलकत्ता के विक्टोरिया पैलेस में उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि साहब आपके लिए तो भारत बहुत लाभप्रद था, आपने भारत क्यों छोड़ा? क्या गांधी जी के ये आंदोलनों से डर करके छोड़ा था क्या? गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जस्ट 1942 में हुआ है, 47 में आजाद हुआ है। क्योंकि गांधी जी जैसे आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चले थे, वैसे 10 आंदोलन और चल जाते तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क किसने पड़ा? जर्मन से। जर्मन का कौन था? हिटलर। हिटलर हार तो गया, लेकिन हिटलर ने लड़ लड़ करके ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि ब्रिटेन की पावर नहीं रही कि वो भारत पर कब्जा कर सके। तो भारत पर कब्जा करने में हिटलर, जो कि हालांकि खुद हार गया था, वो तो तानाशाह था, लेकिन उसने भारत को आजादी दिलाने के अंदर बड़ा रोल किया। हिटलर का कमजोर होना, सुभाष चंद्र बोस का आजादी हिंद फौज का गठन करना, जिससे आर्मी में विद्रोह हुआ। अंग्रेज क्या कहते थे? इंडियन आर्मी की एक खासियत थी कि जो सैलरी देता है वो उसके प्रति वफादार है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में कभी भी 1-1.5 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे, और भारत की आबादी कितना? 40 करोड़। उस समय 1.5 लाख अंग्रेज 40 करोड़ लोगों पर शासन करते थे। अंग्रेजों की सेना के अंदर 90% से ऊपर सैनिक कौन होते थे? भारतीय होते थे। जलियांवाला बाग कांड में कोई अंग्रेजों ने गोली चलाई थी क्या? गोली तो भारतीयों ने चलाई थी। आदेश से कमांडर कौन है? अंग्रेज है, उसका आदेश मान करके भारतीय गोली चला है। तो अंग्रेज तो केवल 1 लाख 1.5 लाख के आसपास रहे,
उनकी सेना में 90%, 99% भारतीय होते थे। जब सेना में विद्रोह हो गया तो उनको लगा कि अब सेना हमारे वफादार नहीं है। दूसरा, वो खुद सैनिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। हिटलर ने अंग्रेजों से युद्ध लड़के और युद्ध को हिटलर को अंग्रेजों को बहुत कमजोर कर दिया। तो फिर जो है उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। फिर अंग्रेजों ने जो है वो इंडिया को छोड़ा। तो अंग्रेज खुद कमजोर हो गए थे। अन्यथा इतना लाभप्रद, भारत जैसा लाभप्रद देश उनके लिए छोड़ना मुश्किल। तो ये समझ में आ गया ना, द ग्रेट पैलियो आर्कटिक डेजर्ट्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, अफ्रीका से। अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप आ रहा है। ये ध्यान रखना है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप की परिभाषा जिसके चारों तरफ पानी है। अरब प्रायद्वीप से कहां आ रहा है? ये ईरान, इराक आ रहा है, और यहां से जो है अरब सागर में आ गया। अरब सागर से फिर ये भारत में गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, ये सब अरब सागर के तटीय क्षेत्र है। और उत्तर में राजस्थान है। राजस्थान में थार रेगिस्तान जो है वो यहां से यहां है। तो उत्पत्ति किससे हुई है? टैथिस सागर के सूखने से हुई। अब ये देखिए, अब ये राजस्थान का नक्शा निकालो तो भाई ये तो आ गया। तो इसका राजस्थान का निकालो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया। अपन ने कहा है कि वर्षा और वनस्पति के आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक खंडों में बांटा है। पहला खंड देखिए, ये क्या, कौन सा जिला है? झुंझुनू। ये कौन सा जिला है? सीकर। झुंझुनू और सीकर से यहां से स्टार्ट कर दीजिए। झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर से होते हुए कहां गए अपन? कुचामन डीडवाना। कुचामन डीडवाना से कहां गए? नागौर। नागौर से फिर अधिकतर क्षेत्र किसका ले लिया अपन ने? ब्यावर का। ब्यावर के बाद में कहां गए? पाली। पाली के बाद में सिरोही छोड़ देते हैं, क्योंकि सिरोही पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान में। इस सिरोही को छोड़ करके यूं आकर के, और ये आ गया थार रेगिस्तान। अपना पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थार रेगिस्तान। ये थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है? हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, थार रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है? 16 जिलों। 16 जिलों में फैला हुआ है। क्या करो? थार रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है? 16 जिलों। पहले 12 थे, एक फलोदी नया जिला बन गया, 13 हो गया। एक कुचाम ये बालोता नया जिला बन गया, 14 बन गया। एक कुचामन डीडवाना नया बन गया, 15 हो गया। एक ब्यावर नया बन गया, 4 नए बन गए। 12 4 कितने हो गए? पिछली क्लास में अपन ने कितना पढ़ा था? 12 पढ़ा था। अब कितना हो गया? 16। थार रेगिस्तान कितने जिलों में फैला हुआ है? 16 रेगिस्तान। ये इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, और इधर गुजरात है। क्रम ध्यान रखना है इसका। 62% हिस्सा कहां है इसका? राजस्थान में है, और बाकी जो है इन 3 राज्यों में है। और इधर जो है पाकिस्तान, ईरान होते हुए कहां तक जा रही है? अफ्रीका जा रहा है। पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है? पूर्वी हिस्सा है। यह भी क्लियर हो गया। पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या है? पूर्वी हिस्सा है। अब हमारे सामने आता है कि ये रेगिस्तान जो है, ये जो लाइन मैंने खींची है, उस रेगिस्तान को अपन ने पहली लाइन क्या पढ़ी? बांटने का आधार क्या रखा है? वर्षा। तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार जो है, अरावली के पश्चिम में, यहां अरावली स्टार्ट हो रही है, अरावली के पश्चिम में वह क्षेत्र जहां बरसात 50 सेंटीमीटर से कम है। बरसात को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। अगर बरसात 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो वह क्षेत्र रेगिस्तान माना है। तो रेगिस्तान को बांटने का आधार क्या रखा है? बरसात। कितनी बरसात? 50 सेंटीमीटर से कम बरसात। जहां 50 सेंटीमीटर से कम बरसात हो रही है वह क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है।
ये सारा का सारा क्षेत्र रेगिस्तान। अब देखिए हमारे सामने इतना बड़ा चौड़ा रेगिस्तान है, सारा रेगिस्तान एक जैसा नहीं है। जैसलमेर में देख लीजिए दोहरी दोहरे हैं, तो आप सीकर जाओगे या झुंझुनू जाओगे या नागौर जाओगे तो बहुत कम दोहरे मिलेंगे, है ही नहीं दोहरे। सारा रेगिस्तान एक जैसा नहीं है। तो फिर ये देखिए गंगानगर का थोड़ा सा क्षेत्र, बाकी ज्यादातर कहा गया बीकानेर, बीकानेर जोधपुर होते हुए पूरा फलोदी, और फलोदी होते हुए जो है पूरा जैसलमेर, और जैसलमेर इसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर का अधिकतर हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, और थोड़ा सा इसमें जो है वो चूरू का हिस्सा भी आ जाएगा, चूरू का हिस्सा। ये लाइन जो हमने खींची है, ये लाइन कितने सेंटीमीटर बरसात की है? 30 सेंटीमीटर बरसात, 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये लाइन कितने की है? 25 सेंटीमीटर। ये लाइन कितने की है? 50 सेंटीमीटर। तो इस रेगिस्तान को हमने दो हिस्सों में बांट लिया। एक वह रेगिस्तान जहां 25 सेंटीमीटर से कम बरसात है, एक वह रेगिस्तान जहां 25 से ज्यादा, 50 से कम है। 25 से कम है उसको हमने क्या कहा है? शुष्क रेगिस्तान। और 25 से ज्यादा, 50 से कम है उसको हमने क्या कहा है? अर्ध शुष्क रेगिस्तान। फिर हमने इस रेगिस्तान को शुष्क व अर्ध शुष्क दो हिस्सों में बांट दिया। फिर किसके आधार पर? बरसात के आधार पर। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि रेगिस्तान जो है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा तक का क्षेत्र माना गया है? 50 सेंटीमीटर। और रेगिस्तान को जो है शुष्क व अर्ध शुष्क दो हिस्सों में बांटा हुआ है, वो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा आधार पर बांटा है? 25 सेंटीमीटर। अब मैं इस सबको उठा करके एकदम क्लियर कर देता हूं। ये यहां 0 से 5 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा के रेगिस्तान को हमने क्या कहा है? शुष्क रेगिस्तान। और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, 50 से कम को हम क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के दो पार्ट हो गए, शुष्क रेगिस्तान, अर्ध शुष्क रेगिस्तान। शुष्क रेगिस्तान और अर्ध शुष्क रेगिस्तान। अब देखिए शुष्क रेगिस्तान, पूर्णतः शुष्क रेगिस्तान, 101% शुष्क रेगिस्तान में बसे हुए जिले कौन से हैं? देखिए लगभग बीकानेर सारा कवर हो रहा है, फलोदी सारा का सारा कवर हो रहा है, जैसलमेर लगभग सारा का सारा कवर हो रहा है। पूर्णतः शुष्क रेगिस्तान में बसे हुए जिले कितने हैं? 3। उसके अलावा बाड़मेर का क्षेत्र, जोधपुर का, चूरू का क्षेत्र, गंगानगर का दक्षिण क्षेत्र, इसमें भी थोड़ा बहुत रेगिस्तान फैला हुआ है। तो वो थोड़ा बहुत को नहीं पूछेगा, पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि पूर्णतः शुष्क रेगिस्तान में कितने जिले बसे हुए हैं। तो कितना ध्यान रखना है? 3, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर पूर्णतः शुष्क रेगिस्तान में से, बाकी जिलों में थोड़ा थोड़ा प्रसार है। तो शुष्क व अर्ध शुष्क दो हिस्सों में बट गया। अब हमने इस शुष्क रेगिस्तान को भी आगे दो हिस्सों में बांट दिया, शुष्क रेगिस्तान को भी आगे दो हिस्सों में बांट दिया। ये जो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र है, ये किसका बना हुआ है? अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। अवसादी चट्टानें समझते हैं ना। और ये क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है वो बालुई मिट्टी से बना हुआ है, टीलों का रेगिस्तान है, बालुई मिट्टी से बना हुआ है। तो ये जो शुष्क रेगिस्तान है इसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हमने कहा चट्टानी रेगिस्तान जो कि लगभग 38% है, और एक हमने कहा बालुई मिट्टी का रेगिस्तान जो कि 62% है, बालुई मिट्टी का रेगिस्तान। अवसादी चट्टानों से बना रेगिस्तान, अपने सामने पहला प्रश्न आता है, अवसादी चट्टानों से बना रेगिस्तान। चट्टानी रेगिस्तान को मैंने आपको शुरू बताया था, क्या कहते हैं अपन? हमादा। हमादा क्या कहलाता है? चट्टानी रेगिस्तान। अवसादी चट्टानों से बना हुआ है।
क्या विशेषता होती है, अवसारी चट्टानें कैसे बनती है, इसकी क्या विशेषता होती है। देखिए, नदी अपने साथ में मिट्टी बहा कर लाती है। नदी का पानी आएगा तो मिट्टी आएगी। हर साल नदी में बाढ़ आएगी तो हर साल पानी आएगा। हर साल नदी आएगी, उसके साथ मिट्टी आएगी, और मिट्टी आकर के क्या होगी, परत के रूप में जमा होती जाएगी। तो अवसारी चट्टानें एक तो क्या होगा, परतदार चट्टानें होगी, परतदार चट्टानें होगी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से बनी है, परतदार मुलायम चट्टानें हैं। नदी का पानी बह के आ रहा है तो नदी के पानी के साथ में क्या आएगा, नदी के पानी के अंदर जो जीव जंतु थे वो भी तो पानी में मरते हैं, उनका शरीर आकर के जमा होगा। पेड़ पौधे जो नदी के अंदर है छोटे मोटे, वो भी आकर के जमा होंगे। तो इस अवसारी चट्टानों में जो है जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष जमा हुए, और वो किस में बदल गए, जीवाश्म, जीवाश्म बदल गए। जीवाश्म केवल कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसारी चट्टानों में। बाकी आग्नेय चट्टानें होती है, कायंत्री चट्टानें होती है, उसमें कहीं जीवाश्म नहीं। एक लाइन के अंदर आंसर है, जीवाश्म कौन सी चट्टानों में मिलेंगे, अवसारी चट्टान। तो नदी के पानी से कौन सी चट्टान बन रही है, अवसारी चट्टान। जीवाश्म कौन सी चट्टान में मिल रहे हैं, अवसारी चट्टान। अब साइंस जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हर जानवर और पेड़ पौधे का शरीर किससे बना है, कार्बन से बना है। अब जीवाश्म जीव जंतुओं के अवशेष जो है वो दबे हुए हैं नीचे, उनका शरीर में कार्बन है, ऊपर से दबाव है, तापमान बढ़ा हुआ है, दाब बढ़ा हुआ है। तो कार्बन जो है वो पेट्रिफिकेशन द्वारा किससे बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन से। कार्बन किस में बदलेगा, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या चीज है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। कोयले को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल क्या है, हाइड्रोकार्बन। गैस क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो इन जीवाश्मों का शरीर जो है वो अंत में किस में बदल जाता है, पेट्रोल में बदल जाता है। तो अवसादी चट्टानों के अंदर हमें जीवाश्म मिलेंगे राजस्थान के अंदर। ये जो रेगिस्तान का जो अवसादी चट्टानों का पार्ट है, यहाँ जीवाश्म मिलेंगे। और जीवाश्म के शरीर का कार्बन हाइड्रोकार्बन में बदला, तो इन्हीं चट्टानों में हमें जो है वो क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। तो राजस्थान में पेट्रोल क्यों निकलता है, क्वेश्चंस मैंने पूछ लिया कि राजस्थान में पेट्रोल क्यों निकलता है। प्राचीन काल में टैथी सागर था, और अवसादी चट्टानों के अंदर जो है जीवाश्म से पेट्रोल। तो आंसर इसका क्या होगा, टैथी सागर का। टैथी सागर का राजस्थान में पेट्रोल क्यों निकलता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ टैथी सागर था। जीव जंतु के अवशेष जो है वो अवसादी चट्टानों के रूप में जमा होकर के, अवसादी चट्टानों में जमा होकर के और पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोल को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म खनिज, यानी वह खनिज जो जीवाश्म से बना है, जीव जंतुओं के अवशेष। अब आप देख लीजिए जैसलमेर, पुराने सारे स्टूडेंट जानते हैं, जाते हैं तो एक बड़ा फेमस पार्क आते हैं जिसका नाम क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क। और आकलवुड फॉसिल पार्क को हम देखने जाएंगे तो हमें वहां क्या दिखाई देंगे, समुद्री जीवों के अवशेष। दिमाग में स्ट्राइक करते अपन तो रेगिस्तान में है, ये समुद्री जीव यहां से कहां से आ गए। वहां जाओगे आपको स्टार फिश, जो जो समुद्री जीव है, उन समुद्री जीवों के अवशेष मिल रहे हैं। ऑक्टोपस, लिप, सीपीआर, पाइलार, गोगार, ये सारे मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में समुद्र था, और जब समुद्र सूखा तो उनके अवशेष भी जो है मिट्टी में जमा हो गए, मिट्टी ऊपर जमा होती गई और नीचे अवशेष बदल गए। अभी भी खूब निकलते हैं। कुछ समय पहले रोज आप बीकानेर में पूछ लीजिए, ये जो बजरी के खानों में काम करते हैं उनमें कहीं कहीं को पूछिए कि वो कहते हैं कई बार हमें कौड़ी, शंख और ये स्टारफिश इनके जो है पत्थर जैसे मिलते हैं अवशेष जीवाश्म। क्या करो, पत्थर जैसे अवशेष मिलते हैं। तो जैसलमेर के आकल गांव में तो एक तो ये चट्टानी रेगिस्तान की क्या विशेषता होगी, चट्टानी रेगिस्तान अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, मिट्टी के जमा होने से बना हुआ है, नदी की मिट्टी के जमा होने से बना है। इस अवसादी चट्टानों में जो है वो जीवाश्म पाए जाते हैं, और जीवाश्म के कारण इस अवसादी चट्टानों में पेट्रोल के भंडार मिलते हैं। पेट्रोल कहाँ मिलता है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, कुछ गंगानगर है। ये सारा बेल्ट किसके लिए फेमस है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब चीजों के लिए।
एक खासियत और है कि जब ये टैथिस सागर था तो टैथिस सागर में हिमाचल प्रदेश, अपने इधर जो है हरियाणा है, इंडिया के नक्शे में देखेंगे हरियाणा से आगे आप हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियां जिसका नाम क्या है, शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां, तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से एक नदी आती थी उस समय, जो इस टैथिस सागर में आकर के गिरती थी। जब टैथिस सागर सूख गया तो नदी तो फिर भी आ रही है, वो इस रेगिस्तान में जो है वो चल रही है, जाकर के कच्छ के रण में जाती थी। अब जगह जगह क्या है, रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चल रही है, जगह जगह आंधियां चलने से वो नदी क्या थी, नीचे दब गई, ऊपर की तरफ मिट्टी की परत आ गई, जगह जगह नदी सूख भी गई, जगह जगह नदी का पानी अभी भी जमा है। तो प्राचीन सरस्वती नदी का जो है इस रेगिस्तान में अपवाह मिलता है। रेगिस्तान टैथिस सागर के सूखने से बना है, तो हम कुआं खोदेंगे तो हमें पानी कैसा मिलेगा, खारा मिलेगा, क्योंकि समुद्र का पानी है, नेचुरली खारा होना चाहिए। लेकिन कई स्थानों पर हमें अति मीठा पानी मिलता है। तो इस रेगिस्तान में मीठा पानी कहां से आ गया, वो सरस्वती नदी का पानी। तो सरस्वती नदी अभी भी इस रेगिस्तान में रहती है। अब ये जो थार का ये जो चट्टानी रेगिस्तान, इसमें अपने को दो जल पट्टियां मिलती हैं। एक जल पट्टी फेमस है, क्या नाम है, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में 60 किलोमीटर लाठी क्षेत्र, जैसलमेर का लाठी क्षेत्र क्यों फेमस है, लाठी क्षेत्र में हम खुदाई करेंगे तो हमें मीठा पानी मिलेगा। कैसे भी इस रेगिस्तान में मीठा, मतलब समुद्र का अवशेष से मीठा पानी कैसे आ गया, तो वो सरस्वती नदी की। लाठी क्षेत्र मैंने आपको बताया था, चंदन नलकूप है, थार का गड़ा है, बाड़मेर का बटाडू कुआं है, रेगिस्तान का जल महल है। ये सब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती का पानी है, सरस्वती नदी का प्राचीन पानी। और इस लाठी से क्षेत्र के अंदर जो है जल पट्टी मिलती है। अभी 3-4 महीने पहले एक किसान ने जो है अपने खेत के अंदर, जैसलमेर के, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, एक कुआं ट्यूबवेल खुदवा रहा था कि पानी निकाल लूं, और पानी इतना ज्यादा निकल गया कि उसके जो अस्थि पंजर थे सारे बह गए, मतलब जो सामान ले रखे थे उसने, जो है ना ये क्रेन वगैरह जिससे खुदाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा, और पूरा गांव बाढ़ग्रस्त हो गया, और पानी सारा मीठा। टैथिस सागर के अवशेष के रूप में तो कई जगह हम ट्यूबवेल खोदते हैं, पानी खारा निकल जाता है, कई जगह खोदते हैं मीठा निकल जाता है। ऐसा क्यों, तो जहां सरस्वती नदी बह रही है वहां तो पानी मीठा निकल रहा है, और जहां टैथिस सागर का पानी है तो सागर का पानी क्या होगा, खारा होगा, तो खारा मिल रहा है। तो ये चट्टानी रेगिस्तान की 3 विशेषताएं होंगी। एक तो यह चट्टानी रेगिस्तान अवसारी चट्टानों से बना है, दूसरा चट्टानी रेगिस्तान जो है जीवाश्म मिलते हैं, और तीसरा जीवाश्म के शरीर के पेट्रोल में कन्वर्ट होने से इस चट्टानी रेगिस्तान में पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि मिलते हैं। ये इस चट्टानी रेगिस्तान के, कल अपन इसको लेंगे आगे।